Hello friends, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस फास्ट रिवीजन के रूप में। आपको पता है फ्रेंड्स, ये हमारी एक सीरीज चली हुई है और इसे हम आगे बढ़ाने वाले हैं। इस सीरीज को आज हम आपको कराएंगे फ्रेंड्स यहाँ से आकलन, मापन एवं मूल्यांकन के कुछ क्वेश्चंस। और आज के क्वेश्चंस की संख्या लगभग 120-130 हो सकती है फ्रेंड्स। मैं आपको आइडिया से बता रहा हूँ। यहाँ पर हम फास्ट रिवीजन आपको कराने वाले हैं और आपको पता है इस सीरीज़ में वही क्वेश्चन हम कराते हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की पूरी संभावना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, यहाँ पर हम फास्ट रिवीजन के रूप में बढ़ जाते हैं अपने काम की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, मूल्यांकन का उद्देश्य है सापेक्ष। मूल्यांकन है उद्देश्य प्राप्ति की सुनिश्चितता, किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना मूल्यांकन है, ये कहा है टारगर्सन तथा एडम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं फ्रेंड्स। घटनावृत्त प्रपत्र है एनेक्डोटल आलेख। मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं हैं वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। रैल्फ टायलर ने मूल्यांकन को बताया है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा निर्धारण प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर B.S. ब्लूम ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए, मूल्यांकन की मुख्य युक्तियाँ हैं परीक्षाएं, निरीक्षण, प्रश्नावली। तीनों ही सही हैं ये, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाता है मूल्यांकन से। नेक्स्ट चलते हैं हम, सामाजिक अध्ययन। अब आपको पता है ना फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चंस आ चुके हैं अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी अन्य राज्यों में आयोजित टेट परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस आपके ये हैं। तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है सभी को, यहीं से बार बार पूछे जाते रहते हैं क्वेश्चंस। सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन है कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई? सभी सत्रों के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी। नेक्स्ट है आपका, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता उतनी ही अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सीखने में होने वाली कमियों का निदान एवं उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से तात्पर्य है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, यहाँ पर देखते हैं, एक प्रमाणीकृत परीक्षण में होता है सामाजिक, एक प्रमाणीकृत परीक्षण में होता है, क्या है ये? विश्वसनीयता एवं वैधता। सामाजिक विज्ञान सेकंड ग्रेड 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। मूल्यांकन किया जाना चाहिए बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य आपका देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखता है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है निदानात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? उत्तीर्ण करना। नेक्स्ट, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु
कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नेक्स्ट है आपका उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान। नेक्स्ट है सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है, प्रश्नों के उत्तर लिखना। नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन का अर्थ है निर्णय करना। नेक्स्ट है मूल्यांकन का उद्देश्य है अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वे प्रश्न जिनके उत्तर हेतु हाँ नहीं में से एक का चयन करना हो उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है, वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता है उसका एक ही उत्तर होता है। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है का पता लगाना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम स्तर किस स्तर तक हुआ है यह मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है, उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट चलते हैं हम उत्तम परीक्षा के मुख्य गुण हैं वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली प्रतिक्रिया को व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है वह कहलाती है परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निदान का अर्थ अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण, यह कथन है ब्राउन के द्वारा दिया हुआ है। फ्रेंड्स उपलब्धि निर्भर करती है योग्यता एवं प्रेरणा दोनों पर। उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होता है अधिगम, उत्पाद जांच, शैक्षणिक मार्गदर्शन में, उपचारात्मक शिक्षण, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपलब्धि परीक्षण भाग है मनोविज्ञान का निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी का एक निष्पादन मापनी है। इसका फ्रेंड्स आंसर आपका हो जाएगा चित्रपूर्ति। सतत और व्यापक मूल्यांकन खलस्थान पर बल देता है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। नेक्स्ट है आपका उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होना चाहिए छात्रों के मूल्यांकन में। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानक, उपरोक्त सभी। इसका आंसर रहेगा निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है खेलों का प्रशिक्षण। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाया रखना कठिन है, ये है फ्रेंड्स आपका निबंधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट है आपका निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता है, दोनों छात्र केंद्रित हैं फ्रेंड्स। ये अनुदेशन का प्रणाली उपागम है, समस्या केंद्रित है। नेक्स्ट आगे चलते निर्देशन दिया जाना चाहिए आजीवन। निम्नलिखित में से किस अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है, संसाधन इकाई। फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है मूल्यांकन, आकलन, दोनों। इसका आंसर हो जाएगा। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है फ्रेंड्स, प्रेरणा के लिए होता है ये इसका आंसर होगा। अधिगम शिक्षा में योगदान है व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्न में से क्या देखा जाए, ये है आपका फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, फिर सुधार किया जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका, अब चलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के कुछ क्वेश्चनों पर फ्रेंड्स। फंक्शनलिटी रिसर्च के यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इस सीरीज में करा देता हूँ। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है किसके द्वारा? अध्यापक के द्वारा। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को व्यावहारिक बनाने का श्रेय देखिए किसे जाता है? स्टीफेन एम कोरे को। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान किस मनोविज्ञान की उपज है? सामाजिक मनोविज्ञान की फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम चलते हैं, भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा कक्ष में हो रहा है। ये कथन किसका है फ्रेंड्स? ये कोठारी आयोग का कथन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे। यहाँ पर देखते हैं आगे, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक हैं स्टीफन एम कोरे। क्रियात्मक अनुसंधान मूल्यांकन है आंतरिक मूल्यांकन। क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है शिक्षण कार्य करते समय। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सकें। यह कथन किसका है? कोरे का। अनुसंधान में चिंतन प्रक्रिया होती है, परावर्तित चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, विकेंद्रीय चिंतन, उपरोक्त सभी के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान उपयोगी है अध्यापकों व प्रधानाध्यापकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में। ये आपका करेक्ट है। विद्यालय कार्यविधि में सुधार के लिए करेक्ट है। छात्रों के अध्ययन संबंधी समस्याओं को हल करने में, ये भी करेक्ट है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, अब फिर वही क्वेश्चन आ चुके हैं आपके जो क्रियात्मक अनुसंधान वाले चैप्टर में से जो पूछे जा चुके हैं पहले, उनको मैं करा देता हूं आपको। विभिन्न टेट परीक्षाओं में ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। सी इसका आंसर है। अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, कहलाता है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधनों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? यह है आपका फ्रेंड्स प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? सी इसका आंसर हो जाएगा। परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव। नेक्स्ट है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सी। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, क्रियात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु है संदर्भगत समयबद्ध। यह आपका आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक अध्यापिका को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबंधित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहती है, वह है रचनात्मक आकलन कर रहा है, रही है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलते हैं अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं फ्रेंड्स। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 हम आपको पहले ही करा चुके हैं इस सीरीज में। अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके टेट में पूछे जाते हैं, इस वजह से हमने इसको भी यहाँ पर शामिल कर लिया है फ्रेंड्स।
देखते हैं। चलिए आगे। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 के तहत पड़ोस की सीमा जिसमें विद्यालय स्थापित किया जाना है, इसका आंसर है 1 से 5 तक कक्षाओं के लिए 1 किलोमीटर पैदल दूरी। नेक्स्ट है आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य कोष का साझेदारी अनुपात है 65:35% है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 200 बालकों पर शिक्षकों की संख्या होगी 5। ये आंसर हो जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है आपका संविधान के किस संशोधन द्वारा पूर्व में भी बालकों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक किया गया है? इसका आंसर है 86वां संशोधन 2002 में। प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा सम्मिलित हैं 1 से 8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को लोकसभा में पारित किया गया। इसका करेक्ट आंसर होगा 4 अगस्त 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित करना आवश्यक होगा? करेक्ट आंसर आपका 25%। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? ये है आपकी जो करेक्ट आंसर आपका होगा, आपकी जो धारा 38 है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 25% आरक्षित सीटों पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों से फीस वसूलने पर निजी स्कूलों पर जुर्माना लगेगा फीस का 10 गुना। RTE 2009 के तहत अभिभावकों के इंटरव्यू या बच्चों की स्क्रीनिंग पर क्या सजा होगी? 25,000 नगद। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका RTE 2009 के तहत आम नागरिक को क्या अधिकार दिए गए हैं? ऐसे स्कूलों की शिकायत का अधिकार जो बच्चों को शिक्षा देने से मना कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्यालय प्रबंध समिति की कार्य समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों की होगी 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका RTE 2009 के तहत कितने वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया है? ये है आपका फ्रेंड्स 6 से 14 वर्ष। बिना RTE 2009 के तहत बिना सरकारी मान्यता वाले स्कूलों के लिए क्या सजा निर्धारित है? पहली बार 1 लाख रुपए जुर्माना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका किसी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में विद्यालय नहीं है तो बच्चों को शिक्षा की जिम्मेदारी होगी सरकार की। नेक्स्ट आपका कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा? 1 किलोमीटर। RTE 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार किसे होगा? केंद्र सरकार को। नवीकरण अनुसंधान योजना निर्माण हेतु राज्य सरकार को तकनीकी व संसाधन कौन उपलब्ध करवाएगा? केंद्रीय सरकार। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा? 3 किलोमीटर की अंतर्गत ये स्थापित किया जाएगा 6 से 8 तक का विद्यालय। RTE 2009 के तहत सरकार के कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। करेक्ट है। आसपास में विद्यालय की उपलब्धता कराना। करेक्ट है। सरकार धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना। करेक्ट है। उपरोक्त सभी इसका आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका RTE के तहत किस कक्षा तक बालक को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता? कक्षा 8 तक। RTE 2009 के अनुसार विद्यालय प्राप्त अनुदान का कितना प्रतिशत निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पर व्यय करेगा? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका RTE 2009 के अंतर्गत प्रवेश रोकने एवं निष्कासन संबंधी प्रतिषेध है। यहाँ पर किसी बालक की आयु का सबूत नहीं होने के कारण
विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकेगा, करेक्ट है। प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, ना ही प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निष्कासित किया जा सकेगा। उपरोक्त दोनों इसके सही है फ्रेंड्स। शिक्षा के अधिकार की प्रकृति है संवैधानिक। आरटीई 2009 में शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न का क्या प्रतिषेध है? शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है फ्रेंड्स। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति का पुनर्गठन कितने वर्ष पश्चात होगा? 2 वर्ष पश्चात। नेक्स्ट है आपका आरटीई 2009 से पूर्व प्रारंभ विद्यालय को मान और मानकों को पूरा करने की अवधि निर्धारित की गई है प्रारंभ की तारीख से 3 वर्ष तक। आरटीई 2009 के तहत गठित होने वाली विद्यालय प्रबंध समिति के लिए क्या प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा समिति में 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे, करेक्ट है। समिति की 50% सदस्य महिलाएं होंगी, करेक्ट है। उपरोक्त दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अध्यापकों के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 45 शिक्षण घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, आरटीई 2009 के तहत अध्यापकों के कर्तव्य हैं यहाँ पर विद्यालय में नियमित व समय पर उपस्थित होना, करेक्ट है। पाठ्यक्रम संचालन और उसे पूरा कराना, करेक्ट है। ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो विहित किए जाएं, करेक्ट है। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। आरटीई 2009 के तहत विद्यालय में रिक्त पद कुल स्वीकृत पदों का कितना प्रतिशत अधिकतम हो सकता है? 10%। आरटीई 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम व उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया आधिकारिक की जाएगी। इसका आंसर आपका फ्रेंड्स हो जाएगा सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा शिक्षा प्राधिकारी द्वारा, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरटीई 2009 के तहत पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु क्या निर्देश है? संविधान के अनुरूप है, उससे बालक का सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा का माध्यम यथासंभव मातृभाषा हो। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा से 1 से 5 तक 150 से अधिक बालकों के प्रवेश पर अध्यापक छात्र अनुपात निर्देशित किया गया है। 5 अध्यापक व 1 प्रधानाध्यापक, 6 टोटल अध्यापक होंगे। अधिनियम 2009 के अनुसार 150 बच्चों से अधिक पर 200 बालकों से अधिक पर छात्र अध्यापक अनुपात होगा 40:1। 1 अध्यापक होगा 40 छात्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक एक शैक्षणिक सत्र में कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं? 200। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कक्षा 6 से 8 तक कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए? 220। अब ये वो क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं। अभी मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए थे जिनकी पूरी संभावना है एग्जाम में आने की। चलते हैं, ये है आपका आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं 45 घंटे। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं 45 घंटे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से दायित्व पूरा करना होगा। इसका आंसर है आपका बी, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का अधिकार 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5वीं तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 40। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित हैं? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। भारतीय संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया? 1976।
नामांकन बढ़ाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने एवं बच्चों का पोषण स्तर सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम कब शुरू किया? इसका आंसर बी आपका हो जाएगा 26 जनवरी 2008। नेक्स्ट है आपका संविधान के 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के भाग तृतीय में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त तो अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बातें कही हैं, संविधान की वह धारा है 21A। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है आपका बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस हैं 200 घंटे। न्यूनतम कार्य दिवस हैं ये फ्रेंड्स घंटे नहीं है, यहाँ पर 200 दिवस हैं, 200 दिन हमारा स्कूल लगना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे निर्धारित हैं 800। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीट आरक्षित है 25%। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी उचित। सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? पल्स पोलियो कार्यक्रम में, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करता है? 45 घंटे, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। नेक्स्ट है आपका मई 1998 किसकी स्थापना की गई है? मई 1998 में ये है आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई है फ्रेंड्स। तो ये हमारा आपका फास्ट रिवीजन था जिसे हम करा चुके हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।